हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। अब देखिए, पेमेंट के कई तरीके होते हैं आजकल, आपको पता है कि जैसे हम कैश में पे कर सकते हैं, या ऑनलाइन सिस्टम आ गया है आजकल, यूपीआई आ गया है। ठीक है। या आप क्या है कि अपना, ठीक है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है। आरटीजीएस बोले तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। एनईएफटी होता है बेटा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। जैसे हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं नेट बैंकिंग के जरिए, तो आरटीजीएस हो सकती है, एनईएफटी हो सकती है। ठीक है। या बैंक में जाके हम कर सकते हैं आरटीजीएस। ठीक है। या फिर क्या है कि आजकल यूपीआई का एक नया सिस्टम आया है। ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसे सिस्टम आया है। ठीक है। जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह, ये सब यूपीआई बेस्ड है। ये सब क्या है? आईएमपीएस होता है एक। ठीक है। आईएमपीएस बेस्ड एक ट्रांसफ़र है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम पेमेंट जो करते हैं आजकल, ठीक है, वो कैसे हो सकती है? कैश में हो सकती है। अरे तो पहले भी होती थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कैश में कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आरटीजीएस होता है बेटा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट वगैरह। ठीक है। एनईएफटी हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया। यूपीआई वगैरह से कर सकते हैं। ठीक है। यूपीआई जो है आईएमपीएस बेस्ड है। ठीक है। इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र होता है इसमें। ठीक है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम को सारा जो भी है, ये चेक वगैरह हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया। ठीक है। जो लेन देन है, ठीक है, ओवरऑल तो आरबीआई कंट्रोल करता है, आपको पता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट जो ये पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटलमेंट करता है। ठीक है। जो पेमेंट जैसे चेक हो गया आपका, ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह हो गए, ये सारा कौन देखता है? एनपीसीआई, यानी कि जो पेमेंट का सेटलमेंट है, सारा कौन देखता है? एनपीसीआई। ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आरबीआई की ही सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। ये क्लियर हो गया सर। अब देखिए, इसके अलावा क्या है कि जैसे ये तो होगा जब आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेमेंट जो है, ठीक है, मैंने आपसे सामान खरीदा, तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं तो महीने बाद दूंगा। या फिर क्या, मैं पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है? या चलो उधार हो गया जी, बातचीत हो गई, 2 महीने बाद देंगे। तो उससे बेटर क्या एक वे होता है कि जैसे हम क्या कहते हैं, चल चेक दे दे भाई। ठीक है। तो हम चेक ले लेते हैं। या फिर क्या होता है, एक प्रोमिसरी नोट होता है जो आपने भी, ठीक है, ट्वेल्थ में देखा होगा, 11th 12th में। ठीक है। बट प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा। चेक तो चलो हम देखते हैं रूटीन बेसिस पे, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। अब ये तीनों ही क्या हैं? जैसे आप एक पेमेंट के माध्यम है, मीडियम ऑफ पेमेंट है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 10 दिन बाद पेमेंट दे दूंगा। ठीक है। तो आपने कहा सर बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो मुझे, या प्रोमिसरी नोट दे दो। ठीक है। या फिर चेक होता है। चेक का आपको पता है कि जो पेमेंट जो टाइम है वो क्या है? 3 महीने का है। ठीक है। मैंने आपको चेक दे दिया, तो आप जब मर्जी आप क्या है कि वो चेक लगा सकते हैं। तो चेक तो क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड। ठीक है। चेक तो क्या होता है बेटा? पेबल ऑन डिमांड। जब आप बैंक में जाके लगा देंगे, ठीक है, तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी मेरे बैंक में सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है? पेबल ऑन डिमांड। तो ठीक है। तो पहली बात तो आप समझिए जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये 3 ही प्रकार की, केवल 3 तरह के क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। ठीक है। कल को क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यू में, तो पूछा जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। तो याद रखना, आपने केवल 3 ही इंस्ट्रूमेंट को ये रिकॉग्निशन देता है। चेक हो गया बेटा, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, तो ये जो रिकॉग्निशन देता है, ये केवल 3 प्रकार के ही इंस्ट्रूमेंट को देता है। चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज है, एंड प्रोमिसरी नोट है। ये सर क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक पेबल ऑन डिमांड होते हैं। ठीक है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है। पेबल ऑन मेच्योरिटी हो गया दूसरा। ठीक है। तो यहाँ इसको तो क्या बोलते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट, कि जब डिमांड किया यू हैव टू पे। ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। आज मैंने, मान लो मैंने आपको 2 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो आप जिस टाइम मर्जी जाके बैंक में लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? डिमांड, ये क्या हो गया? डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है पेबल ऑन मेच्योरिटी, क्या बोलते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। जहाँ पे एक टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम के बाद ही क्या है कि आप पेमेंट डिमांड कर सकते हैं। ठीक है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, एनी टाइम, ठीक है, यू मे डिमांड पेमेंट।
और जो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, ये जो टाइम है वो एक्सपायर होगा तभी आप पेमेंट क्या है डिमांड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बेटा स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आइडिया आपको लग ही गया होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक नेगोशिएबल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब नेगोशिएबल क्या होता है? जो ट्रांसफरेबल है। पहले चीज़ समझिए कि नेगोशिएबल का मतलब क्या है बेटा। यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रांसफरेबल, जो क्या है फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी मैंने आपको पेमेंट देनी है। ठीक है, तो मैंने आपको यानी ए ने बी को क्या दिया? चेक दिया। अब बी ने सी को पेमेंट देनी है, तो बी ने क्या किया? ये सी को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, सी को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और सी ने डी को कर दिया। तो यानी ये क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, यानी नेगोशिएबल क्या है? फ्री ट्रांसफरेबल। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्या है कि किसी पार्टी में कोई राइट या लिबिलिटी वगैरह क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको चेक दिया, मेरी यहाँ पे लिबिलिटी अराइज हो रही है कि मैंने आपको पैसे देने हैं, और आपका राइट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी पार्टी की राइट या लिबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, लिमिट करता है या एक्सटिंग्विश करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, एक्सटिंग्विश क्या है? ख़त्म करना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कि ये क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो किसी पार्टी में, ठीक है, कोई राइट वगैरह क्रिएट कर रहा है या ख़त्म कर रहा है या लिबिलिटी क्रिएट कर रहा है उसकी। ठीक है, किसी का राइट किसी का लिबिलिटी क्रिएट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या है? जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये आपको। चलिए बेटा, अब इसे पढ़ने क्या वाले हैं? कहते हैं एक तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, मीनिंग क्या है, थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको, पढ़ेंगे बाकी डिटेल में। ठीक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं, जिसमें बताया कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो किसी पार्टी में कोई राइट वगैरह क्रिएट कर रहा है। बाकी हम पढ़ेंगे ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है डेटेड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। चेक स्टैंपिंग नहीं होती चेक पे। बाकी के जो दो इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर स्टैंपिंग होती है। तो याद रखिएगा कि छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, खाली 15-16 पेजों का चैप्टर है, बस ध्यान से समझिए बस आप। ठीक है, एमसीक्यू आपको आने हैं, बस इसको ध्यान से समझो, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सारे। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ठीक है, तीनों जो इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं, बेशक वो चेक है, बेशक वो प्रोमिसरी नोट है, बेशक वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, फिर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। और फिर हम डिफरेंसेस देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। डिफरेंसेस बताए हैं आपके स्टडी मेट में। ठीक है, तीनों में, जो बेशक प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या हमारा चेक है। फिर क्रॉसिंग है। ठीक है, जैसे क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, चेक को क्रॉस किया जाता है, वो पढ़ेंगे। फिर डिसऑनर ऑफ चेक, 138 है, रेलिवेंट सेक्शन है। ठीक है, कि जब चेक डिसऑनर हो जाता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, होता क्यों है और कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 4.1। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या है, मैंने समझाया मैंने इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो किसी पार्टी की राइट क्रिएट कर रहा है या किसी की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, या एक्सटिंग्विश कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट बाय विच राइट एंड लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, राइट एंड लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन इज क्रिएटेड, मॉडिफाइड, सेटिस्फाइड, ट्रांसफर्ड और डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, तो आप समझिए, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट इसके द्वारा किसी पार्टी में जो राइट है या लायबिलिटी है, ठीक है, वो क्रिएट की जा रही है, मॉडिफाई की जा रही है, या सेटिस्फाई की जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको चेक इशू किया, तो चेक इशू करने से क्या हो रहा है कि मेरी तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बट आपका उस चेक में राइट क्रिएट हो रहा है, आपका पेमेंट टू रिसीव राइट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्राइमरली कंटेन्स द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल, एक्ट के नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, बेसिकली डील किस में करता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, द टर्म नेगोशिएशन मैंने आपको समझाया था, नेगोशिएशन क्या है? जो चीज़ ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको चेक दिया, आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, द टर्म नेगोशिएशन, नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल, एंड द टर्म इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ ही चुके हम, रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग ए राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन। ठीक है, तो आप समझ गए, नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल है, यानी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी पार्टी में राइट लिबिलिटी क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है,
ठीक है। नेक्स्ट है, दस बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वी मीन ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज गिवन टू ए पर्सन एंड विच इज ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिजेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सिंपल हो गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुल मतलब क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो किसी पार्टी में राइट क्रिएट कर रहा है और जो आगे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस बंदे की लायबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। ए ने बी को क्या दिया, चेक। इससे क्या हुआ, बी का राइट क्रिएट हो गया, बी का उस इंस्ट्रूमेंट में राइट क्रिएट हो गया। तो चेक क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये बी में क्या है, राइट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ये बी आगे इसको ट्रांसफर कर सकता है, जैसे हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसफरेबल है। ये क्या है बेटा, ट्रांसफरेबल है। क्लियर हो गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो क्या है, ठीक है, राइट क्रिएट कर रहा है, क्रिएट से राइट इन ए पर्सन जिसको दिया जा रहा है, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, इस फ्रीली ट्रांसफरेबल, आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ गए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो क्या है कि आगे ट्रांसफर किया जा सकता है और किसी पार्टी में राइट क्रिएट कर रहा है, जिस जिस पार्टी को ट्रांसफर होता जाएगा उसमें राइट आगे से आगे क्रिएट होते जाएंगे। फिर वही बात आ गई, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वही स्टोरी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझिए, ये आगे ट्रांसफर करने को बोलते क्या है, जैसे ए ने बी को दिया तो बोलते हैं कि ए ने ड्रॉ किया और बीच में, ठीक है, इसको इशू कर दिया, बीच में पे ही था एक तरह से। तो बी ने सी को ट्रांसफर किया, इसको बोलते हैं एंडोसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसमेंट। एंडोसमेंट क्या होता है कि जैसे एक चेक है मान लीजिए, ठीक है, चेक है, इशू किया गया, ए ने बी को किया, उसने अपने साइन कर दिए। अब चेक की बैक पे, ठीक है, अब बी क्या करता है, लिख देता है एंडोस टू सी और नीचे अपने साइन कर दिए। तो एंडोसमेंट क्या होता है कि आगे ट्रांसफर करना, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिख के, यहाँ भी मैं इसको आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि अपना जो राइट है आगे दे देना किसी को, अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड एंडोसमेंट। ठीक है, ये कैसे होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बैक पे या उसके फ्रंट पे, ठीक है, लिख दिया कि एंडोस टू मिस्टर सी, एंडोस टू मिस्टर डी, दिस इज कॉल्ड एंडोसमेंट। तो आप क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, एंडोसमेंट, सिंपल। व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? In common parlance, a negotiable instrument can be understood as a piece of paper which entitles to a sum of money and which is transferable from one person to other merely by delivery or by endorsement and delivery। ठीक है, देखो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो दो तरीके से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, बाय मेयर डिलीवरी, बाय मेयर डिलीवरी, या फिर क्या है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से समझना। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी स्टार्टिंग वाला मेन है, फिर आपको समझ अपने आप आता जाएगा, ठीक है। भाई मेरा डिलीवरी क्या है, देखो जैसे चेक क्या, मान लीजिए चेक क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक बेरर चेक है, ठीक है, बेरर चेक है, दूसरा मान लो क्रॉस चेक है, ठीक है, क्रॉस चेक है। बेरर चेक में क्या होता है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। मैंने आपको चेक दिया तो आप चाहें तो काउंटर भी, अब आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बैंक से जाके कैश भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई क्रॉसिंग नहीं है, जैसे चेक है, ठीक है, चेक मैंने इशू किया है तो ठीक है, ओके है, बिल्कुल मैंने साइन कर दिया, अमाउंट डाल दी, ठीक है, 10,000 रुपीज़ ऐसे करके लिख के जो भी लिखते हैं दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि बेरर चेक है। ये क्या होता है कि बेरर चेक होता है। बेरर चेक में क्या होता है कि जिसको मैंने डिलीवर कर दिया वो जाके पैसा ले सकता है बैंक से, अपने खाते में जमा करवा सकता है, या कैश काउंटर, बैंक काउंटर से जाके कैश विड्रॉ कर सकता है, उस चेक के अगेंस्ट जो कैश है वो विड्रॉ कर सकता है। इसको बोलते हैं बेरर चेक, ठीक है। ये तो क्या होता है, जस्ट बाय डिलीवरी, ट्रांसफरेबल है जस्ट बाय डिलीवरी, जिसको दे दिया उसको ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है क्रॉस चेक वगैरह, जैसे मान लो क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक में क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या है कि जस्ट बाय मेल डिलीवरी नहीं कर सकते, ठीक है, कि मैंने आपको दे दिया तो वो आपका हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस बंदे को दिया गया है, जैसे ए ने बी को दिया, ठीक है, तो बी अगर सी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो बी को प्रॉपरली सी को एंडोर्स करना पड़ेगा, भाई ऑन द फेस या ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लिखना पड़ेगा
एंडोस टू मिस्टर सी, एंडोस टू मिस्टर सी, ठीक है, नीचे अपने साइन कर दिए, है कि नहीं। तो कहने का मतलब बैरर चेक तो क्या हो गया, तो मेयर बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एंडोसमेंट प्लस डिलीवरी है। आप एंडोस कर रहे हो, ठीक है, एंडोस करने के बाद क्या करते हो, सामने वाले को डिलीवर कर देते हो, समझ गया। जहाँ पे ओनली डिलीवरी है, जहाँ पे क्या बेटा ओनली डिलीवरी है, ठीक है, वो तो क्या हो गया, बैरर चेक हो गया। ठीक है, जहाँ पे केवल क्या है बेटा डिलीवरी है, वो तो क्या हो गया, बैरर चेक हो गया। ठीक है, और जहाँ पे क्या है कि क्रॉस चेक है, वहाँ एंडोसमेंट होता है। एंडोसमेंट के साथ क्या है, डिलीवरी है। एंडोसमेंट के साथ क्या है, डिलीवरी है। ठीक है, यानी मैंने आपको दिया, आप आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो लिख देते हो कि एंडोस टू नेक्स्ट पार्टी जो भी है सी है मान लो, एंडोस टू सी, साथ में उसको चेक डिलीवर कर दिया। मान लो आपने लिख तो दिया कि एंडोस टू सी, पर अपने यहाँ ड्रॉर में रख लिया संभाल के। तो आपने क्या है कि एंडोस तो कर दिया पर डिलीवर नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेगोशिएशन है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, दो तरीके से होता है। ठीक है, वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, हम कह रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो ट्रांसफरेबल है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल है, इट्स कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो किसी पार्टी में राइट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये बेरर है तो मेयर बाय डिलीवरी, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर क्रॉस है तो आपको एंडोसमेंट करना पड़ेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए बेटा, ये कहते हैं कि इन कॉमन पार्लेंस ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट can be understood as a piece of paper which entitles to a sum of money and which is transferable from one person to another मेयर बाय डिलीवरी, या तो बाय डिलीवरी, यहाँ पे क्या है बेरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या बाय एंडोसमेंट एंड डिलीवरी। तो मैंने एग्जांपल दिया क्रॉस चेक का, ठीक है। द पर्सन टू होम इट इज ट्रांसफर्ड बिकम्स एंटाइटल्ड टू द सम मेंशन देयर, मैं बता ही रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ट्रांसफर किया, आप क्या है एंटाइटल्ड हो जाते हैं टू रिसीव द सम मेंशन देयर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट मेंशन की गई है, जैसे चेक में अमाउंट मेंशन की गई है 10,000, आप उसको लेने के लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो द राइट टू द राइट ऑफ द फर्दर ट्रांसफर इट, ठीक है। तो आप वो पैसे लेने के लिए एंटाइटल्ड हो गए। अब आप वो पैसे आप खुद ले सकते हैं या किसी को आगे ट्रांसफ़र करना चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आपके पास वो राइट आ जाता है। तो दर इज ए जनरल प्रिंसिपल दैट नो वन कैन बिकम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी unless it the person who sold the property to him is the true owner of the said property। ठीक है, yet this rule is not applicable in the case of negotiable instrument। now let us refer to the act how the term negotiable instrument is defined in the section। देखो कहते हैं कि वैसे जो नियम है वो क्या होता है कि एक नियम ये होता है कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, जिसके पास जो है वही ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके पास जो नहीं है वो नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सीधा है, मैंने आपको दिया आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आपने आपने आगे दिया वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रू ओनर है, कि मैंने आपको दिया आप ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने आगे दिया, ठीक है, वो आगे देना चाहे दे सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कंक्लूजन में अभी तक हम बात करें, हमें इतना ही समझ आया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, नेगोशिएबल क्या है, ट्रांसफरेबल है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी पार्टी में राइट या लिबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो दो तरीके से हो सकती है, मेड बाय डिलीवरी जहाँ पे बेरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या जो क्रॉस में एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की यहाँ पे बेरर इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं बेटा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं, क्रॉस चेक छोड़िए। ठीक है, तो खाली चेक में ही हो गया ना, बाकी में क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑर्डर में क्या होता है, ठीक है, आप बाय ऑर्डर यानी आप बाय एंडोसमेंट आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डिफाइंस ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल इधर टू ऑर्डर और टू बेरर, जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर टू ऑर्डर क्या है, यानी आप एंडोसमेंट कर सकते हैं आगे। ठीक है, बेरर क्या है ये तो आप समझिए, यहाँ पे बेरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये तो क्या होगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, एंडोसमेंट प्लस डिलीवरी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, एंडोसमेंट प्लस डिलीवरी, प्लस डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली डिलीवरी। यहाँ पे क्या है, जस्ट बाय डिलीवरी
ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, Thus, a negotiable instrument means an instrument the property in which is acquired by anyone who makes a bona fide समझते genuine and for value notwithstanding any defect in the title of the transferor. It need not necessarily be promissory note, bill of exchange और check. तो कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपर्टी इन विच इज अक्वायर्ड, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप इन विच, आपने सेल्स ऑफ गुड चेक में पढ़ा हुआ है, ओनरशिप इन विच इज अक्वायर्ड बाय एनीवन हु टेक्स ए बोनाफाइड और वैल्यू। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी ओनरशिप जेन्युइनली ली गई है। ठीक है, जेन्युइन वे में, बोनाफाइड होता है जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन वे में एक्वायर की गई है और फॉर वैल्यू एक्वायर की गई है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो दे रहा हूँ आपको, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं अपनी जो सर्विसेज हैं आई एम प्रोवाइडिंग दैट टू यू। ठीक है, नाउ यू आर ऑब्लाइज टू पे फॉर दैट। अब आपने मुझे क्या किया, चेक दे दिया। अब चेक क्या है, जो मुझे मिला है फॉर कंसिडरेशन मिला है, मैंने आपको पढ़ाया है, फॉर कंसिडरेशन मिला है। ठीक है, यानी फॉर वैल्यू है। ठीक है, और ये जेन्युइन है बिल्कुल। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो एक बार। ठीक है, ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, फिर भी निगाह मार लो एक बार बस। क्या बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू ऑर्डर टू विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल और विच इज expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable. कहता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक तो क्या माना जाएगा, वो पेबल टू ऑर्डर है। ठीक है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगा रखी। तो मान लीजिए जब आप लिख देते हैं कि अकाउंट पे चेक, एक चेक है, उस पर आपने साइड पे लिख दिया कि अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब क्या है कि जिसका नाम मेंशन है उसके खाते में ही ट्रांसफ़र होगा, उसके खाते में ही जमा होगा, वो आगे एंडोर्स नहीं कर सकता। या ऐसे साफ साफ लिख दिया कि नेगोशिएशन रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया कि नेगोशिएशन जो है, नेगोशिएबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो फिर आप आगे नेगोशिएबल कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है, जहाँ अकाउंट पे ही चेक हो गया, अकाउंट पे ही इंस्ट्रूमेंट है तो अकाउंट में ही जमा होगा, आगे आप नहीं कर सकते, तो फिर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं रह जाता। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेबल टू ऑर्डर होता है। ठीक है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई। रोक नहीं लगाएगी तो मतलब आप आगे एंडोर्स करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो कहते हैं कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, आइदर ओरिजिनली विच इज एक्सप्रेसली टू बी सो पेबल और ऑन विच द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो कोई भी प्रोमिसरी नोट है या चेक है या, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है, कि हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि साफ साफ मेंशन किया गया है, ये तो क्या है कि एंडोर्समेंट इन ब्लैंक है। ठीक है, या फिर क्या है कि वहाँ पे कुछ लास्ट एंडोर्समेंट जो है ब्लैंक है। तो मान लीजिए ए ने बी को एक चेक दिया। ठीक है, तो बी ने क्या किया, वहाँ पे साइन कर दिया और एंडोर्समेंट ब्लैंक कर दी, यानी एंडोर्स टू खाली छोड़ दिया। ठीक है, साइन करके छोड़ दिया, इसे हम क्या मान लेंगे, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। यानी कि जहाँ पे एंडोर्सी का नाम मेंशन नहीं किया होता, साइन कर दिए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो जाती है। यानी कि यहाँ पे एंडोर्सी जो भी ऐड किया गया कल को, उसके प्रति जिम्मेवारी रहेगी ईश्वर की। ठीक है, चलिए लास्ट बात कहते हैं वेरी प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इधर ओरिजिनली और बाय एंडोर्समेंट is expressed to be payable to the order of a specified person and not to him or his order, it is nevertheless payable to him or his order at his option. तो कहते हैं कि जहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है कि यहाँ पे ये जो पेमेंट है इस व्यक्ति को देनी है, आगे जिसको ये ट्रांसफर करेगा उसको नहीं देनी। तो ठीक है, जिसका नाम मेंशन किया गया उसको पेमेंट देनी है, किसी और को नहीं देनी। जैसे कि अकाउंट पे ही चेक हो गया, जैसे कि क्या हो गया, अकाउंट पे ही चेक है या अकाउंट पे ही इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी बात है, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाई गई, रोक नहीं लगाई गई, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, फिर आगे जो है एंडोर्स किया जा सकता है। और जहाँ पे क्या है कि साफ साफ रोक लगा रखी है, ठीक है, कि हाँ भी ये तो जिस पर्सन के नाम पे है उसके नाम पे ही जमा होगा, तो फिर ठीक है, वो आगे एंडोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी पेबल टू टू और मोर पर्सन्स ज्वाइंटली और इट मे बी मेड पेबल इन ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू और वन और सम ऑफ द सेवरल पेज। कहते हैं ये तो देखो इंस्ट्रूमेंट जब हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसमें मेंशन किया जा सकता है, बातचीत हो सकती है भी, हाँ भी कि एक इंडिविजुअल के एक ही व्यक्ति को पेबल होगा या दो से ज़्यादा लोगों को पेबल होगा। ठीक है, या फिर क्या है कि दो लोग मेंशन किए उनमें से कोई भी इसको कैश करवा सकता है, कोई भी रिसीव इसको कर सकता है।
ठीक है, ये तो एज पर द एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है, काफ़ी रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहली बात तो हमें पता है कि एक तो ये फ्री एंड इमीडिएट ट्रांसफर है। अगर जो ट्रांसफरेबिलिटी ही खत्म कर दी जाए इंस्ट्रूमेंट की, तो वो नेगोशिएबल नहीं रह जाता। एक सेकंड। ठीक है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट की बेटा, अगर एक इंस्ट्रूमेंट की जो उसकी जो ट्रांसफरेबिलिटी है, ठीक है, वही खत्म कर दी जाए, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रह जाता। कहते द टर्म नेगोशिएबिलिटी may also be extended to other instruments like bill of lading, hundis, etc., provided it satisfy the following characteristics. पहला, फ्री एंड इन्यूमरेबल ट्रांसफर। अब देखो जो हुंडी वगैरह है वो इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या इंस्ट्रूमेंट कवर किए हैं, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बोलता है कि बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड है, वर्ल्ड है, वो ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, तीन को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। बाकी जो हैं इन, ठीक है, इस एक्ट के तहत जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स को पूरा करता है, उसको भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। ठीक है, फ्री एंड इन्यूमरेबल ट्रांसफर्स। कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जैसे समझाया मैंने, जो बेरर इंस्ट्रूमेंट है वो तो क्या है, मेरे बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो सकता है, और जो बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी है, ठीक है, तो समझिए कि आप ये क्या होता है, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर एड इन्फिनिटम, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जब तक ये इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक ये ट्रांसफर हो सकता है। जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, जब पेमेंट पूरी नहीं हो जाती, तब तक क्या ये आगे ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यानी ए ने अगर बी को दिया, बी ने आगे सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को कर दिया, डी ने आगे इसको इनकैश करवा लिया, पेमेंट जमा करवा दी खाते में। ठीक है, डिपॉजिट इन द बैंक, पेमेंट ले ली इसने, खत्म। ये तो इसको बोल देंगे कि सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई हो गया। तो यानी कि जब तक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक क्या है कि आप उसको इनकैश, उसको आगे क्या है, एंडोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तब तक वो क्या है बेटा, आगे एंडोर्स हो सकता है, जब तक वो इनकैश, जब तक क्या है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक क्या है वो आगे, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है, नेगोशिएट हो सकता है। नेक्स्ट है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, द होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखो दो वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, कोई एक्सप्लेन, एक्चुअली क्या है कि चैप्टर जो है वो थोड़े में कवर किया है आपका, ये लिमिटेड में कवर किया हुआ है, बट एक्चुअल में क्या है कि चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, इधर ही पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए, बट चीज़ें हैं काफ़ी जो एक्सप्लेन करने वाली हैं। ऐसे दो वर्ड होते हैं, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक होल्डर होता है, दूसरा कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, देखो होल्डर क्या होता है, होल्डर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक चेक दिया अपनी सिस्टर को, गिफ्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया होल्डर, ये तो क्या गया, होल्डर। हाँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है, तो फॉर वैल्यू वो मिली है। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, हु गॉट द इंस्ट्रूमेंट, गॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और सिंपल होल्डर क्या है कि जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया, ठीक है, तो आपने मुझे पे तो नहीं किया कुछ, तो ऐसे मैंने चेक आपको 10 लाख रुपये गिफ्ट कर दिए, तो आप जस्ट क्या हो जाते हैं, होल्डर। ठीक है, देखो होल्डर कौन है, जो एंटाइटल्ड है टू रिसीव द पेमेंट। अब बेशक मैंने आपको गिफ्ट हुआ, क्या आप अब चेक लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं। ठीक है, तो एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट है। ठीक है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है कि जिसको, जिसके क्या है कि फॉर कंसिडरेशन जिसको प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, उसके जो राइट्स हैं एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके जो राइट्स हैं एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू होल्डर। ठीक है, तो कहते हैं फ्री एंड इन्यूमरेबल ट्रांसफर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट था फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है, एलडीसी जो है, ऑब्टेन्स गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट नॉट विस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द प्रीवियस होल्डर्स टाइटल। पिछले जो होल्डर था उसके टाइटल में कुछ कमी भी थी,
बट एक व्यक्ति जिसके पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है फॉर वैल्यू आया, फॉर कंसिडरेशन आया, उसने कुछ पे किया है, ठीक है, कुछ सर्विसेज दी हैं या कुछ गुड्स ट्रांसफर किए हैं जिसके बदले में उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट आया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है ऑब्टेन्स गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट, का जो टाइटल है उसकी जो ऑनरशिप है बिल्कुल गुड होगी, ठीक है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होगी, ठीक है, बेशक प्रीवियस होल्डर का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था, ठीक है। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स इज वन हु रिसीव्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन प्लस बिफोर मेच्योरिटी एंड विदाउट एनी नोटिस एज टू डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। जब एक नंबर में बनता है क्वेश्चन आपका कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता कौन है, ठीक है, तो पहली बात ऐसा व्यक्ति जिसने क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है, ठीक है, और कंसिडरेशन रिसीव किया है, ठीक है, और उसको बाद जो इंस्ट्रूमेंट आया वो बिफोर मेच्योरिटी आया है, जब मेच्योरिटी निकल गया, टाइम निकल गया, उसके बाद तब आया तो फिर नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक तो क्या है कि फॉर कंसिडरेशन आया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन आया है, दूसरी बात बिफोर मेच्योरिटी आया है, और तीसरी बात क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि हाँ भी इससे पहले भी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट था, जिसने इसको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, उसका टाइटल डिफेक्टिव था, ठीक है, ये सोच रहे हैं यहाँ भी सब कुछ ठीक है। होल्डर टू सू इन हिज ओन नेम, द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, ठीक है। मान लो पिछली हैं जो पार्टीज़ हैं, जिसने वो इशू कर रखा था चेक वगैरह, वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है, कि जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रखा था अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाती है, अब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो केस कर सकता है प्रीवियस पार्टी के खिलाफ, ठीक है। प्रिजम्पशन कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इज सब्जेक्ट टू सर्टन प्रिजम्पशन लिस्टेड अंडर सेक्शन 118 119 एज टू कंसिडरेशन, ये पढ़ेंगे हम, डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ट्रांसफर, एंडोर्समेंट एक्सेट्रा, ये पढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जो मानी जाती हैं कि हाँ भी ये तो है, होंगी होंगी, मतलब कुछ फैक्टर्स क्या हैं प्रज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कुल मिला के अभी तक क्या समझ आया, एक तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि हाँ भी जो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और ठीक है, कोई नंबर ऑफ टाइम्स की कोई लिमिट नहीं है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इट मे बी ट्रांसफर्ड। और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ये मान के चलता है कि हाँ भी जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये क्या है कि इसका जो होल्डर है पिछला वो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट है, कोई डिफेक्ट नहीं है, और इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है वो बिफोर मेच्योरिटी आया है एंड फॉर कंसिडरेशन आया है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो अपने नाम पे क्या है कि किसी के खिलाफ केस कर सकता है, यानी कि ठीक है डायरेक्टली, जैसे मान लिया आपने उसको इंस्ट्रूमेंट दिया, आपने मुझे चेक किया, प्रोमिसरी नोट दिया, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब जगदीप केस करेगा आपके खिलाफ, ठीक है। प्रिजम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें मान के चली जाती हैं, कुछ फैक्टर्स प्रज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट ये रेलिवेंट है, याद रखिएगा, जो शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स होते हैं विद ब्लैंक ट्रांसफर डीड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, जब कंपनी के हम शेयर खरीदते हैं तो हमें इशू होते हैं शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में, अगर जब हम ऑनलाइन फॉर्म में हैं वहाँ तो डीमेट फॉर्म में होते हैं, वो तो बात ही खत्म है, ठीक है। डिपॉजिट्स रिसीट्स मेड रिसीट आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये प्रिजम्पशंस है जो हमें मान के चलनी पड़ती है, जो हम बात कर रहे थे, कहते हैं अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, ठीक है, प्रोवाइड नहीं, अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, ठीक है, अगर अलग से कुछ प्रूव नहीं हो जाता तो क्या होगा, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर प्रज्यूम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये बातें हम मान के चलते हैं। पहला, कंसिडरेशन, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ किया गया था वो फॉर कंसिडरेशन ड्रॉ किया गया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको माना बताया कि यहाँ भी जैसे कि मैंने क्या किया, अपनी सिस्टर को, ठीक है, सिस्टर जो है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, चेक दिया एक, ठीक है, और चेक क्या है, एज ए गिफ्ट दिया मैंने, लो भी 1 लाख रुपए का चेक है, ठीक है, यू आर माई सिस्टर, ठीक है। अब जो सिस्टर है बी, उसने सी को दे दिया, सी से क्या खरीदा इसने, सामान, तो अब ये सी मान के चलेगा भी हाँ भी बी के पास जो चेक आया वो फॉर कंसिडरेशन आया, ठीक है। तो यानी कि ये मान के चला जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्रिएट किया गया है वो फॉर कंसिडरेशन ही क्रिएट हुआ है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, मान के चला जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये जो ड्रॉ किया गया या मेड किया गया ये फॉर कंसिडरेशन ही किया गया, एंड सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज एक्सेप्टेड, एंडोर्स्ड, नेगोशिएटेड और ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। ये जो बना था, ड्रॉ हुआ था, फॉर कंसिडरेशन हुआ था, और ये मान के चला जाता है कि इसके आगे भी जो नेगोशिएशन वगैरह हुआ है, एंडोर्समेंट, ट्रांसफर जो भी हुई है वो भी फॉर कंसिडरेशन ही हुई है, ठीक है। तो कहते हैं कि डेट, कहते हैं कि जो भी डेट डाली गई है इंस्ट्रूमेंट में तो मान के चला जाएगा भी हाँ भी ये डेट सही डाली गई है, हाँ भी इसी डेट पे ये इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ वगैरह हुआ था, ठीक है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, every bill of exchange was accepted within a reasonable time after the date mentioned therein but before the date of its maturity, जैसे डाला जाता है टाइम
कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हाँ भी ये इसकी मेच्योरिटी है, इतने टाइम में एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो साइन हो गया उस इंस्ट्रूमेंट में, तो माना जाएगा कि हाँ भी जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज था ये विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, और ख़ास करके तो बिफोर मेच्योरिटी यानी कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज के लैप्स होने से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, फिर टाइम ऑफ ट्रांसफ़र है। एवरी ट्रांसफ़र ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। तो जो भी ट्रांसफ़र हुई है वो बिफोर मेच्योरिटी हुई है। जब वो मेच्योरिटी डेट ही निकल गई है फिर काहे की ट्रांसफ़र होगी, फिर तो वो खाली सेटिस्फाई ही हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, जैसे ए ने बी को इशू किया, फिर बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, तो माना जाएगा जिस ऑर्डर में ये इंडोर्समेंट लिखी है उसी ऑर्डर में ही वाकई ही इंडोर्समेंट हुई है। ठीक है, endorsement appearing on a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon। तो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में एंडोर्समेंट हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे दिख रही है, तो हम मान के चलेंगे भी इसी ऑर्डर में ही क्या है, तो नेगोशिएशन हुई है। नेक्स्ट है स्टैम्प। एक लॉस्ट जो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक वॉज ड्यूली स्टैम्प। देखो आज के टाइम में चेक की कोई स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चेक की स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब लॉ आया था 1881 का, उसकी बातें कह रहे हैं कि कहते हैं कि जब कोई चेक है, कोई भी मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब लॉस्ट हो जाता है तो माना जाता है कि वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड हुआ था। हम ये एलिगेशन नहीं लगाएंगे उस समय, यहाँ भी स्टैंपिंग नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। हम ये मान के चलते हैं कि जिसके पास भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मतलब उसने ये फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है। ठीक है, फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है, बिफोर मेच्योरिटी एक्वायर किया है, और उसको नहीं पता था कि पिछले जो होल्डर है उसका टाइटल क्या था, डिफेक्टिव था। मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जैसे मान लो मैंने तो बी को क्या दिया, ठीक है, चेक, ठीक है, एज ए गिफ्ट, तो बी तो यहाँ पे केवल क्या है, होल्डर है। ठीक है, अब जब बी ने सी को दिया, सी ने जो ट्रांस चेक लिया है इससे, ये फॉर वैल्यू लिया है, फॉर कंसिडरेशन लिया है, उसकी तो क्या यहाँ पे एचडीसी है। ठीक है, और ये सी मान के चलेगा यहाँ पे बी के पास भी चेक कैसे आया था, फॉर वैल्यू ही आया था। ये मान के चलेगा भी यहाँ पे बी भी क्या है, एचडीसी ही है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ही है। ठीक है, वैसा तो यानी कि जब तक ये मतलब कि तब जब तक कुछ क्लियर नहीं है, ये मान के चला जाता है कि यहाँ भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो फॉर वैल्यू ही था। ठीक है, फैक्ट ऑफ डिसऑनर, यानी इन्हें डिसऑनर क्या होता है कि यहाँ भी जिसने पेमेंट करनी थी उस इंस्ट्रूमेंट पे, उसने वो पेमेंट नहीं की, डिफॉल्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिसऑनर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको चेक दिया 10 लाख का, आपने वो चेक खाते में लगा दिया, मेरे खाते में पैसे ही नहीं थे, तो चेक वो हो गया बाउंस। चेक क्या हो गया बेटा, बाउंस हो गया, दिस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। कहते हैं इन ए सूट फॉर डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट शेल ऑन द प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट assume the fact of dishonor unless and until it is disproved। ठीक है, तो जब कहते हैं कि मैंने आपको पेमेंट दी, ठीक है, चेक दिया, तो चेक आपने लगा दिया, चेक बाउंस हो गया, ठीक है, आप कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट प्राइमा फेशे ये मान के चलेगा भी हाँ भी जो इंडोस जो मैंने जिसने इशू किया था उसने ही ये क्या है, डिसऑनर किया है, जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि इसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो कहने का भाव क्या है कि प्रजम्पशन क्या है, कंसिडरेशन। एक तो मान के चला जाता है कि हाँ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है, एंडोस किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, वो फॉर कंसिडरेशन किया गया है। डेट, और माना जाता है कि जो भी डेट मेंशन की गई है इंस्ट्रूमेंट में उसी डेट को ड्रॉ वगैरह हुआ था। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, माना जाता है कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट हो गया था, खास करके ये बिफोर मेच्योरिटी एक्सेप्ट हुआ था। टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, तो कहते हैं कि बिल्कुल ये बिफोर मेच्योरिटी ट्रांसफ़र होना चाहिए, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिफोर मेच्योरिटी ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। जब मेच्योरिटी ही निकल गई है फिर ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। और ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, जो ऑर्डर दिख रहा है हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र हमें दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट जो हमें दिख रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, हम मान के चलते हैं कि इसी ऑर्डर में ही ये आगे एंडोस हुआ था। स्टैम्प, ठीक है, माना जाएगा कि यहाँ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हुआ है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हुआ है, दैट वाज ड्यूली स्टैम्प्ड। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये प्रजम्पशन ली जाती है कि जिसके पास भी कोई इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल वो होल्डर इन ड्यू कोर्स ही है, बेशक वो नहीं भी है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे मेरी सिस्टर के पास जो आया था, मेरे से जो चेक मिला उसको, ठीक है, शी वॉज जस्ट ए होल्डर, नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, बट ये अगर किसी को नहीं पता तो प्रज्यूम किया जाएगा शी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। फैक्ट ऑफ डिसऑनर, ठीक है, तो कोर्ट जब ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो कोर्ट मान के चलता है कि हाँ भी ये डिसऑनर जो है, ये जो ड्रॉर वगैरह था उसकी गलती के कारण है, अनलेस ये प्रूव ना हो जाए इसकी कोई गलती नहीं है। नोट है फिर आगे, कहते हैं वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स लॉफुल ओनर,
कस्टोडियन बाय मीन्स ऑफ एन ऑफेंस, फ्रॉड और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ए होल्डर इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स लाइज अपॉन हिम। ठीक है, तो मान लो आपने मुझसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिया कैसे, गलत ढंग से, ठीक है, फ्रॉड के जरिए, ठीक है, या किसी और गलत तरीके से, तो अब आपने प्रूव करना है कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। ठीक है, तो जिसके पास, जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं अभी यहाँ पे गलत ढंग से इसने लिया है, ठीक है, तो जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, होल्डर खाली नहीं हूँ। कहते हैं कि जो ने, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है विल नॉट अफेक्ट सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 और एनी लोकल यूजेज रिलेटेड टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन लोकल लैंग्वेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं जैसे इंडियन पेपर करेंसी है, अब गांधी जी का 100 रुपये का नोट है, ठीक है, वहाँ लिखा होता है, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे ₹100 टू द बेरर, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो कैश है, नोट है हमारी जेब में, ठीक है, ये क्या है बेटा, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली नेगोशिएबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। बट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दायरे में नहीं आते, बिल्कुल अलग है वो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो कुछ चीज़ें लोकल यूजर्स की हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए इंडिया के साउथ एरिया में, साउथ में, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, कस्टम है, यूजेज है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। ठीक है, उसको भी क्या है, एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान के चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत आसान है, कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं, एक बाय स्टैच्यूट है, एक बाय कस्टम और यूजर। मैंने समझा दिया कि जो हमारा कानून है, स्टैच्यूट क्या है, जो कानून है, हमारा कानून क्या मानता है, तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या मानता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम बात कर चुके हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। और बाय कस्टम और यूजर्स क्या है, ठीक है, जो लॉ में नहीं लिखा पर एक जगह पे ही चलता आ रहा है। मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे साउथ में मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है वो चलता आ रहा है लंबे समय से, ठीक है, इसको क्या है कि एक मीडियम ऑफ पेमेंट मान के चला जा रहा है, लोग उसी तरीके से क्या है कि पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो है, ठीक है, नेगोशिएबल बाय कस्टमर यूजर्स है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको भी क्या है, रिकॉग्निशन देगा, उसको वो वॉइड नहीं करार दे सकता। जो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टमर बाय यूजर्स काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है, चलता आ रहा है। ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, वेदर पेबल टू बेरर और ऑर्डर। हम समझिए, ठीक है, पेबल टू बेरर मतलब क्या है, जो कैश करवाया जा सकता है एट द काउंटर ऑफ द बैंक। ठीक है, ऑर्डर क्या है, जो आगे से आगे एंडोर्स हो सकता है। समझ गए। तो बाय स्टैट्यूट्स में क्या है कि कानून तो तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को ही क्या मानता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर क्या है कि नेगोशिएबल बाय कस्टमर यूजर्स, दो द एक्ट स्पीक्स ऑफ ओनली थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट इट डज कंसीडर अदर काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड दे पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है कि किसी और इंस्ट्रूमेंट को भी वो क्या मानता है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही मानता है। कंडीशन ये है कि जो करेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़े हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, वो सारे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसमें कवर हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली सर्टन अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक टेक द करेक्टर ऑफ, ठीक, कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, टेक द करेक्टर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय कस्टमर यूजेज, डिविडेंड वारंट, सर्कुलर नोट्स, बेरर डिबेंचर्स आर सम ऑफ देम, तो दे आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द एक्ट एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिविडेंड वारंट भी क्या है कि यहाँ पे मुझे कंपनी ने दिया, यहाँ पे इसका ये डिविडेंड बनता है, तो कंपनी ने क्या दे दिया, डिविडेंड वारंट दे दिया, और मैंने वो डिविडेंड वारंट आपको ट्रांसफर कर दिया, आपको नेगोशिएट कर दिया। ठीक है, तो समझ आया। तो टाइप्स में क्या आ गया कि एक तो जो लॉ जिसको मान के चलता है, तो वो आपको पता लगी गया है, तीन ही हैं, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है। उसके अलावा क्या है कि कुछ और जो बाय कस्टम या बाय यूजेज जो चीज़ चलती आ रही है, ठीक है, लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो वो क्या है, बाय कस्टम और यूजेज है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट की बात है। ठीक है, एक बेरर है और दूसरा कौन सा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, आई वाटर, चलिए बेटा। नेक्स्ट क्या है, बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये मैं समझा चुका हूँ। बेरर क्या होता है, ठीक है, एक तरह से क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि जस्ट बाय डिलीवरी, ठीक है, तो क्या था बेरर में, क्या था बेटा, मेरली बाय डिलीवरी, मेरे बाय डिलीवरी क्या है, जो नेगोशिएट हो सकता है, जो ट्रांसफरेबल हो सकता है। ठीक है, और जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या था, दो बातें थी। एक था कि अगर आपको नेगोशिएट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे क्या था, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो यहाँ एक तो आपको एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, प्लस क्या बेटा, डिलीवरी करनी पड़ेगी। पेरल में क्या है कि मेरे बाय डिलीवरी, जैसे मैंने आपको दे दिया,
ठीक है, तो आपके पास आ गया, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र हो गया, नेगोशिएट हो गया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एंडोर्समेंट तो है ही है, प्लस डिलीवरी भी है साथ में। ठीक है, तो कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेबल टू बेरर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि बेरर है ये, बात ही खत्म होगी। या ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज ए ब्लैंक एंडोर्समेंट, एक ही एंडोर्समेंट है वो भी ब्लैंक में है, या एंडोर्समेंट एक दो तीन है, ठीक है, और चौथी जो है वो ब्लैंक में है। ठीक है, तो ब्लैंक एंडोर्समेंट होगी एक तो, या फिर क्या है कि साफ साफ मेंशनड है, एक्सप्रेस किया हुआ है कि हाँ भी ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, या फिर ब्लैंक एंडोर्समेंट है। और पेबल टू ऑर्डर कब होता है, जब एक्सप्रेसली टू बी सो पेबल, साफ साफ मेंशनड है कि हाँ भी ये क्या है, पेबल टू ऑर्डर। या एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन रिस्ट्रिक्टिंग इट ट्रांसफरेबिलिटी, जहाँ पे साफ साफ मेंशनड है, ठीक है, यहाँ भी इस पर्सन को ही देना है, और आगे जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं, एक तो होता है कि प्रोहिबिट ही कर रखी है, वो तो अकाउंट पे ही हो गया, जैसे मान लो। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप ये नहीं कि जिसकी मर्जी हाथ में आ गया वही ले जाएगा उसको। ठीक है, जिसको हम करेंगे आगे, ठीक है, ट्रांसफ़र तो हम इंडोर्स करेंगे उसी को मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि यानी कि जो बेरर इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है कि तो साफ साफ मेंशन है कि ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, या फिर क्या है कि जो एक ब्लैंक एंडोर्समेंट है, जहाँ पे एंडोर्समेंट तो है बट ब्लैंक है। ठीक है, तो जहाँ पे एंडोर्समेंट ब्लैंक नहीं है, एंडोर्समेंट ब्लैंक नहीं है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आगे क्या है, आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी रेलिवेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहते हैं इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब कहते हैं कोई भी बिल है, प्रोमिसरी नोट है या चेक है, अगर ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, ठीक है, ड्रॉ भी इंडिया में है और पेबल भी इंडिया में है, या ऐसे पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया गया है जो क्या है, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज सेड टू बी इनलैंड बिल। ठीक है, तो दो केसेस में हो सकता है। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं। पहली बात, ठीक है, ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, इसे हम क्या मानेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरी बात है, या फिर इस पर्सन के ऊपर ड्रॉ हुआ है वो क्या है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पहली बात, ड्रॉन प्लस पेबल इन इंडिया है। ठीक है, ड्रॉ भी इंडिया में हुआ है और पेबल भी इंडिया में ही है। या फिर हो सकता है कि ड्रॉ कहीं भी हुआ है, बट जिस पर्सन के ऊपर ड्रॉ हुआ है, ठीक है, वो पर्सन क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया है। इसका मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज तीन बातें हैं, ड्रॉन हो गया, ड्रॉन इन, या पेबल इन, ठीक है, या फिर ड्रॉन अपॉन, पर्सन के ऊपर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब आपने बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। लेट अस सपोज इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, वो ड्रॉ कहाँ पे हुआ, इंडिया में, पेबल का है, इंडिया में, और ड्रॉन अपॉन क्या है, कोई फॉरेन रेजिडेंट है। ठीक है, तो ही मान लो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, ठीक है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ये टाइप कौन सी हो जाएगी बेटा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। ये क्या हो गया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ड्रॉन भी इंडिया में है और पेबल भी इंडिया में ही है। ठीक है, अब अगला इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ड्रॉ कहाँ पे हुआ, इंडिया में, पेबल क्या है, यूएसए में, और ड्रॉन अपॉन PROI। ठीक है, तो या तो था कि जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है वो PRI है, कोई PRI तो है नहीं, पर्सन रेजिडेंट इंडिया तो है नहीं। दूसरी ऑप्शन क्या थी कि दोनों कंडीशन पूरी हो जाए, ड्रॉ प्लस पेबल इन इंडिया, तो ड्रॉ तो इंडिया में और पेबल यूएसए में है, तो ये क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है अब। ठीक है, अगला देखते हैं, तो कहते हैं कि ड्रॉ कहाँ पे हुआ है, यूएसए में, और पेबल भी कहाँ है, यूएसए में, और जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। तो क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। इसे क्या मानेंगे बेटा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हो गया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ये उतार लेना। ठीक है, तो मतलब कि दो बातें हैं बेटा यहाँ पे, या तो क्या है कि ड्रॉन प्लस पेबल इन इंडिया है, ड्रॉ भी इंडिया में प्लस पेबल भी इंडिया में है, ड्रॉ भी इंडिया में प्लस पेबल भी इंडिया में है,
या फिर क्या है कि ड्रॉ या पेबल कहीं भी है, ठीक है, बट जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ है वो क्या है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, PRI है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि मैं इसको फिर पढ़ देता हूँ। बिल, प्रोमिसरी नोट और चेक इफ बोथ ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया, या फिर ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और जो नहीं है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, फॉरेन बिल मान लेते हैं उसको, ठीक है। फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसऑनर इफ सच प्रोटेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ ऑफ द प्लेस इट वॉज ड्रॉन। दिस इज नॉट द केस विद इनलैंड बिल्स वेयर प्रोटेस्ट फॉर नॉन पेमेंट इज ऑप्शनल एज पर सेक्शन 104। प्रोटेस्ट का मतलब क्या है कि आप कोर्ट पहुंच जाते हो और कोर्ट को बता देते हो कि हाँ जी ये जो है इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो कहता है कि देखो जहाँ पे फॉरेन बिल, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, फॉरेन बिल है, वो अगर डिसऑनर होता है उसकी जो प्रोटेस्ट है वो कंपलसरी है, ठीक है। उसकी जो प्रोटेस्ट है कोर्ट को इंटीमेट करना कि ये क्या डिसऑनर हो गया है, दैट इज मैंडेटरी। और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, इंडिया का जो इंस्ट्रूमेंट है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर डिसऑनर होता है तो उसकी प्रोटेस्ट ऑप्शनल है, करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने समझाया था स्टार्टिंग में डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी जो मर्जी पैसे मांग सकती है, जैसे चेक की एग्जांपल दी थी। चेक क्या है, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। मतलब मैंने आपको चेक दे दिया है, आप जिस टाइम मर्जी वो क्या है कि बैंक में लगा के पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आज आपको चेक दिया, आपने कल ही साथ ही लगा दिया, आधे घंटे बाद बैंक में लगा दिया, तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे बता तो देते कम से कम, अभी डिसऑनर हो गया तो आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एक टाइम मेंशन होता है, जैसे मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया मैंने आपको, उसमें 1 महीने का टाइम दे दिया, ठीक है। आज मान लो 5 तारीख है, तो अगली 5 तारीख को 1 महीना हो गया, प्लस 3 दिन ग्रेस के भी होते हैं, 6, 7, 8, 3 दिन क्या है, 3 डेज ग्रेस पीरियड होता है। 3 दिन का क्या होता है, ग्रेस पीरियड होता है, 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी होता है, ठीक है, समझ गए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता क्योंकि ये तो पेबल ऑन डिमांड है। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे क्या होता है, तो टाइम इंस्ट्रूमेंट बेटा याद रखना, वहाँ पे 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी होता है। ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे ग्रेस पीरियड नहीं होता, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। यहाँ पे लिखा ही गया साफ साफ पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है। बट कुछ केसेस हैं कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते ही पेबल ऑन डिमांड है, जैसे होता है कि चेक हो गया हमारा, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन डिमांड व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, या व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड ऑन इट, ठीक है। या फिर साफ साफ मेंशन किया है कि ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, या जहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया। तो इंस्ट्रूमेंट तो दो ही तरह के हैं, डिमांड है या टाइम है। जहाँ कह ही दिया कि ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, या टाइम मेंशन कर दिया वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है। पर जब टाइम मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम डिमांड मान के चलते हैं, ठीक है। चेक मैंने समझाया कि चेक तो हमेशा ही पेबल ऑन डिमांड है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। मैंने आपको चेक काट के दिया, आप जिस टाइम मर्जी बैंक में लगाते हैं तो आई हैव टू ऑनर दैट चेक, ठीक है। ए नोट और बिल इफ पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विच इज़ सर्टन, अगर टाइम सर्टन है, इट इज़ ए टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे कहते हैं कि कोई देखो चेक की तो बात ही मत करो, चेक तो पेबल ऑन डिमांड ही है। अब कहते हैं नोट क्या है, मतलब ठीक है, प्रोमिसरी नोट या बिल, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। आप चेक तो रह ही गया, कहानी खत्म कर दो उसकी, वो तो पेबल ऑन डिमांड है। अब बचा ये क्या, प्रोमिसरी नोट प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पे साफ साफ मेंशन है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद पेबल है, जैसे मान लीजिए 1 मंथ का टाइम दे दिया, ठीक है। या फिर कहा कि ये इवेंट हैपन होगा तो हमें देंगे, इवेंट हैपन हो जाएगा तो हम दे देंगे, तो फिर ये क्या होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि टाइम मेंशन एक तरह से साफ साफ, टाइम मेंशन कर दिया या इवेंट मेंशन कर दिया, अब इवेंट भी सर्टन है, होना ही होना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए हमारा टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ ए प्रोमिसरी नोट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज बियर्स द एक्सप्रेशन एट साइट या ऑन प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है, ऑन डिमांड, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर एट साइट लिखा है, ठीक है, या ऑन प्रेजेंटेशन लिखा है, बिल प्रेजेंट करेंगे हम ऑनर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या माना जाएगा, इसको हम मान के चलेंगे, ये क्या है कि पेबल ऑन डिमांड है। जैसे ही आप कहें, ठीक है, मांगेंगे हमसे, हम पे कर देंगे, तो ये क्या हो गया, पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। तो समराइज करें इसको, पहली बात, चेक क्या होता है, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। फिर बचा क्या, दो चीज़ें,
बिल ऑफ एक्सचेंज प्लस प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये क्या होते हैं? ठीक है, पेबल ऑन डिमांड है। ये भी क्या है? पेबल ऑन डिमांड होंगे अगर इफ़ तो एक्सप्रेस्ड, अगर इसको मेंशन ही ऐसे किया गया है कि पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, अगर शो ही ऐसे किया गया है कि ऐसे ही ये पेबल है, इफ़ सो एक्सप्रेस्ड, या फिर क्या है? टाइम इज़ नॉट मेंशन, या फिर क्या? टाइम इज़ नॉट मेंशनड। ठीक है, पहला चेक जो है, चेक, ठीक है, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, तो है ही है। फिर बचा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। इसका क्या है? ये पेबल ऑन डिमांड माना जाएगा अगर ऐसे मेंशन किया गया कि पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, और जहाँ पे टाइम जो है इज़ नॉट मेंशन, टाइम मेंशन ही नहीं किया गया, तो पेबल ऑन डिमांड है। अब कहते हैं कि जहाँ पे लिखा गया है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज एट साइट है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एट साइट है, या प्रोमिसरी नोट एट साइट है। इसे हम क्या मानेंगे? या ऑन प्रेजेंटेशन है, पेबल ऑन प्रेजेंटेशन है, इसे हम मानते हैं पेबल ऑन डिमांड। इसे क्या मानेंगे? पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, अगर ये बोला गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, या प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, पेबल आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, या फिर ऑन हैपनिंग एन इवेंट विच इज सर्टन, विच इज सर्टन। तो ये क्या है बेटा? ये टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, हाँ, तो टाइम मेंशन हो गया ना एक तरह का। यहाँ भी ये क्या है कि टेबल होगा जब एक टाइम, एक इवेंट हैपन हो जाएगा, जो इवेंट है वो सर्टन है। ठीक है, ये एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद ये पेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी क्लैरिटी हो चुकी होगी डिमांड और टाइम में क्या फ़र्क है। ठीक है, फिर कहते हैं कि द वर्ड्स ऑन डिमांड आर यूजुअली फाउंड इन ए प्रोमिसरी नोट, वेयर एज द वर्ड्स एट साइट आर फाउंड इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। कहते हैं कि देखो, आमतौर पे प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? वर्ड ऑन डिमांड। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एट साइट। दोनों ही क्या है? पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट है जेन्युइन अकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल। देखो इसमें क्या होता है? जेन्युइन क्या है? जो फॉर कंसिडरेशन है। जेन्युइन का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे चेक दे दिया, ठीक है, या आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया उसके बदले में। जेन्युइन क्या है? जो फॉर कंसिडरेशन है, फॉर कंसिडरेशन है। अकोमोडेशन क्या है? जो विदाउट कंसिडरेशन, केवल किसी की हेल्प करने के लिए है। ठीक है, अकोमोडेशन क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। जैसे आप मेरे दोस्त हो, आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया? आपको एक बिल दे दिया, बिल इशू किया, बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने वो बिल क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक क्या करता है? उस बिल को डिस्काउंट कर देता है, मतलब कुछ कमीशन काटता है, आपको पैसे दे देता है। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के बाद क्या है कि आप, मैं पैसे जमा करवा दूंगा बैंक में और आपसे वो ले लूँगा। ठीक है, तो अकोमोडेशन क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन है, जहाँ पे मकसद केवल किसी की हेल्प करना है। और जेन्युइन क्या है कि फॉर कंसिडरेशन है, नॉर्मल है, मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, ये फॉर कंसिडरेशन, ये क्या होगा? जेन्युइन बिल हो गया। अकोमोडेशन क्या है कि जहाँ पे कोई ऐसी सेल परचेज कोई नहीं हुई, कोई भी ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं हुई, जस्ट क्या है किसी की हेल्प करने के लिए, यानी विदाउट कंसिडरेशन है। फिक्टिशियस तो क्या है कि जहाँ पे नाम ही नहीं मेंशन कर रखे, जहाँ पे ड्रॉय वगैरह का क्या है? नाम ही नहीं मेंशन। ठीक है, तो वो क्या है? फिक्टिशियस है। बहुत सिंपल है बेटा। कहते हैं व्हेन ए बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोस्ड फॉर कंसिडरेशन, समझाया मैंने। जहाँ पे बिल जो है वो ड्रॉ किया गया, एक्सेप्ट किया गया या एंडोस किया गया है, कैसे किया गया है? फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे जेन्युइन बिल। जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, तो हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बिल। यहाँ पे तो केवल किसी पार्टी की सहायता करना मकसद है। ठीक है, वैन ड्रॉर और पे, ड्रॉर जिसने ड्रॉ किया वो, या जो पे है जिसको देने हैं पैसे, या दोनों ही फिक्टिशियस हैं। ठीक है, जाली है, नाम पार्लर के जो नाम डाले हुए हैं वो है ही नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस। बोथ ड्रॉर एंड पे ऑफ ए बिल आर फिक्टिशियस पर्सन, द एक्सेप्टर इज लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो जहाँ पे ड्रॉर जो है, ठीक है, ड्रॉर जो है वो फिक्टिशियस है, पे भी फिक्टिशियस है, तो जिसने जो बिल, वो बिल एक्सेप्ट कर रखा है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको पता ही है कि फॉर कंसिडरेशन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अक्वायर किया है। इफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन शो दैट सिग्नेचर ऑफ द सपोज ड्रॉर एंड दैट ऑफ फर्स्ट पे आर इन द सेम हैंड राइटिंग। यहाँ पे ड्रॉर
प्लस पेई दोनों सेम बंदे थे, ठीक है। तो एक्सेप्टर जो है वो लायबल है टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। अब क्लीन में क्या है, कहते हैं कि व्हेन नो डॉक्यूमेंट्स आर रिटर्न टू गुड्स आर अनेक्स टू बिल। जो बिल इशू हुआ है उसके साथ किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट अनेक्स नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ मैंने आपसे जो सामान खरीदा है, परचेज का बिल है, वो अनेक्स नहीं है बिल्कुल कुछ भी, ठीक है। उसे बोलेंगे क्लीन बिल। और जहाँ पे डॉक्यूमेंट साथ में लगे हुए हैं, ठीक है, व्हेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स आर अटैच्ड, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बिल, ठीक है। मैंने जो बिल ऑफ एक्सचेंज किया उसके साथ जो मेरा बिल जो आपका, तो आपसे जो सामान खरीदा है मैंने, आपका सेल्स का बिल, यानी कि मेरा वो परचेज का हो गया, तो वो साथ में अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री बिल हो गया। अगर नहीं अटैच तो क्लीन बिल हो गया, सिंपल। एम्बिग्यूस क्या था, जो अनक्लियर है, चीज़ें क्लियर नहीं है, जाओ तो क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूस। यहाँ पे क्या है, अनक्लियरिटी है, ठीक है। तो कहते हैं कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉल्टी ड्राफ्टिंग है, ठीक है, कुछ कमी रहेगी जैसे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने अमाउंट क्या किया, जो फिगर्स में अमाउंट डाली वो कुछ और डाल दी, और जो वर्ड्स में डाली वो कुछ और डाली। जैसे 10,500 है, फिगर्स में कुछ और डाला, वर्ड्स में कुछ और डाल दिया। तो अब कहते हैं कि माना कौन सा जाएगा, कौन सा सही मान लिया जाता है, वर्ड्स वाला, ठीक है। तो एम्बिग्यूस क्या है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ ड्राफ्टिंग में ही क्लैरिटी है, ठीक है। तो फॉल्टी ड्राफ्टिंग है या एम्बिग्यूस में, मे बी इंटरप्रेटेड आइदर एज ए बिल और नॉट, ठीक है। तो अब इसको जो जहाँ पे फॉल्टी ड्राफ्टिंग है, तो उस बिल को क्या है कि आप जो है वो क्या मान सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज मान सकते हैं या प्रोमिसरी नोट मान सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट करने वाले की यहाँ गलती है, ठीक है। इसे बोलेंगे क्या, एम्बिग्यूस इंस्ट्रूमेंट। तो ये होल्डर की मर्जी होती है, उसको जैसे मर्जी मान ले, बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर ले या फिर प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर ले, ठीक है ना। एम्बिग्यूटी में ऑल्सो अराइज व्हेन द अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन द वर्ड्स। तो समझाया मैंने कि भाई एम्बिग्यूटी यानी अनक्लैरिटी कहाँ से आ जाती है, जो आपने अमाउंट मेंशन की है वही दो डिफरेंट कर दी, वर्ड्स में कोई और अमाउंट आ रही है और फिगर्स में कुछ और आ रही है, ठीक है। इन सच केस द अमाउंट स्टेटेड इन द वर्ड्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट्स। तो जो वर्ड्स में है, जैसे 10,500 ओनली ऐसे करके लिखते हैं हम, तो उसे ही क्या है कि जनरल अमाउंट कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हमने बताया ना, ब्लैंक, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक है, ठीक है। तो वो क्या है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या है, ब्लैंक यानी कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे पूरी बात कही नहीं गई, ठीक है। अब जो भी होल्डर है उसको अपने हिसाब से मान लेगा। जैसे मान लो अपने अमाउंट ही नहीं डाली, ब्लैंक चेक दे दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम वहाँ लिखा होता है कि मैक्सिमम जो है अमाउंट कितनी हो सकती है, 10 लाख है। मान लो सेविंग खाता है मेरा, तो मैक्सिमम जो चेक इशू कर सकता हूँ वो 10 लाख का इशू कर सकता हूँ, ठीक है, 10 लाख का इशू कर सकता हूँ मैं चेक। तो अब यानी कि मैंने वो साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, डेट डाल दी, और जो नाम था वो ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक डाल दिया, आपको दे दिया। तो ये क्या, इनको एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अब जो होल्डर है उसमें जो वो अमाउंट डालेगा वो मुझे पे करनी पड़ेगी, बट वो अमाउंट जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो मैक्सिमम लिमिट मेंशन है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, सिंपल हो गया। कहते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट। तो क्या है, किसी एस्पेक्ट में या किसी रिस्पेक्ट में वो इनकम्प्लीट है, उस टाइम क्या बोलेंगे, इनको एट। व्हेन ए पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स, मैंने साइन किया, आपको दे दिया ब्लैंक चेक, टू अनदर ए ब्लैंक और इनकम्प्लीट स्टैम्प पेपर, ही authorizes the other person to make or complete upon it a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by stamp। तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज आपको दे दिया, ठीक है। तो उसमें जो स्टैम्प है उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख की है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस पर अमाउंट अपनी मर्जी से डालो जो डालना चाहते हो आप, ठीक है। तो मतलब वो 10 लाख रुपये क्या हो गया, मैक्सिमम अमाउंट होगी जो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सच साइनिंग इज दैट द पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइंड इट टू होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कहते हैं क्या है, अब कहते हैं इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ सच साइनिंग इज दैट पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लायबल। तो मैंने साइन करके आपको दिया है, तो जो भी आपने अमाउंट डाल दी मैं उसके प्रति लायबल हो जाऊंगा, बट वो ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी, तो स्टैम्प ड्यूटी मान लो मैंने 10 लाख तक की उसमें पे कर रखी है, तो 10 लाख से ऊपर आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन द कैपेसिटी इन विच ही साइंड इट टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एस्क्रो। कहते हैं कि जहाँ पे जो ड्रॉ किया गया इंस्ट्रूमेंट वो कंडीशनली किया गया है, ठीक है, कंडीशनली और फॉर ए स्पेशल पर्पस एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। इंस्ट्रूमेंट किया है बट वो आप उसको इनकैश नहीं करेंगे, ठीक है, वो केवल एज ए सिक्योरिटी दे रखा है मैंने। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो चेक दे देते हैं, सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक मतलब वो बैंक उसको इनकैश नहीं करता, बट कल को हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो बैंक उसको इनकैश कर सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली
और फॉर ए स्पेशल पर्पस इज कॉल्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी देयर। हम चेक से जैसे चेक के अपने बैंक से लोन लेते हैं, एग्जाम्पल दिया आपको, तो बैंक हमें कहता है कि 2 ब्लैंक चेक दे दो, ब्लैंक चेक क्या और कैंसिल कर दो उसको। तो साइन कर दिया, ब्लैंक अमाउंट कुछ नहीं डाली, नाम कुछ नहीं डाला, बस उसमें क्या किया, चेक कैंसिल करके दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम कंडीशनली दे रहे हैं फॉर ए स्पेशल पर्पस भी, ये केवल एज ए सिक्योरिटी चेक है। ठीक है, ये तब बैंक एनकैश करेगा जहाँ पे डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। द एबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एन एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अराइज इफ द कंडीशन एग्रीड अपॉन आर नॉट फुलफिल्ड और द पर्पज फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट वॉज डिलीवर इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, तो कहता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट, जो किसी पर्पस के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है कंडीशनली, ठीक है, तो इसकी जो लिबिलिटी है वो राइज नहीं होगी अगर कंडीशन जो है, ठीक है, जिन कंडीशन के बेस पे इशू किया था वो कंडीशन ही पूरी नहीं होती, या जिस पर्पस के लिए इशू किया गया था वो पर्पस ही अचीव नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो कुल मिला के क्या है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, पहले बेरर क्या है, ठीक है, जस्ट जो मेयर बाय डिलीवरी ट्रांसफरेबल है। ठीक है, मेयर बाय डिलीवरी ट्रांसफरेबल है, ये होता कब है, जहाँ पे क्या है कि जो एंडोसमेंट है वो ब्लैंक में है। ठीक है, या फिर क्या है कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, बेरर इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है कि जहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जहाँ यहाँ पे क्या है कि जो, ठीक है, फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, एंडोसमेंट किया, साथ में फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इसको क्या है कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इनलैंड फॉरेन क्या है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ड्रॉ हुआ, इंडिया में पेबल है, या फिर ड्रॉन अपॉन ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो वो क्या है, इनलैंड, अदरवाइज वो फॉरेन बिल है। ठीक है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। डिमांड एंड टाइम जो पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है, जो साफ साफ मेंशन किया गया है पेबल ऑन डिमांड है। बाकी हमने सारा देखा कहानी कैसे होती है। ठीक है, पेबल ऑन प्रेजेंटेशन है या पेबल ऑन एक्सेप्टेंस है, ठीक है, या पेबल एट साइट है। ठीक है, पेबल एट साइट है या पेबल ऑन प्रेजेंटेशन है, पेबल ऑन डिमांड होते हैं। जहाँ पे टाइम स्पेसिफाई किया या ये कहा है कि ये पेबल ऑन है, हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट है, तो क्या हो जाएगा, पेबल ऑन, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा पेबल ऑन टाइम। ठीक है, कैनन की हमने बात की जो फॉर कंसिडरेशन है, तो विदाउट कंसिडरेशन है, जस्ट टू हेल्प समवन है, तो अकोमोडेशन बिल हो गया। और फिक्टिशियस क्या है, जहाँ पे नाम ही मेंशन नहीं है, या फिक्टिशियस नेम मेंशन है, नेम फिक्टिशियस है। और जहाँ पे क्या है कि ड्रॉर भी फिक्टिशियस है, पे भी फिक्टिशियस है, तो वहाँ एक्सेप्टर लायबल हो जाता है टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्सेप्टर लायबल हो जाएगा किसको, टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल समझ आ ही गया। जहाँ पे बिल जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ है, उसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट्री बिल। जहाँ पे बिल जो है विदाउट डॉक्यूमेंट है, उसके साथ डॉक्यूमेंट कोई अनेक्स नहीं है, कि किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ये इशू किया गया है बिल, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लीन बिल। एम्बिग्यूस क्या है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, फॉल्टी ड्राफ्टिंग है, जहाँ पता नहीं लग रहा है कि ये बिल है या तो मिस्ट्री नोट है। अब ये होल्डर के ऊपर होता है कि उसको क्या मानना चाहता है। ठीक है, इनक्वायरी इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे इनकम्प्लीट है, जहाँ पे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट से ब्लैंक ब्लैंक डाल दिया हमने, कोई चेक अमाउंट नहीं डाला, सामने वाले को चेक दे दिया, उस पर अमाउंट डाला ही नहीं, तो होल्डर के ऊपर होता है कि वो कौन से अमाउंट डालना चाहता है। और जिसने इशू किया है, तो ड्रॉर है, एक्सेप्टर है, वो लायबल रहता है उस जो भी अमाउंट उसमें मेंशन करेगा होल्डर उसके लिए। बट हाँ, वो मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी इंस्ट्रूमेंट की, या जो मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी जो पे हो रखी है, तो ज़्यादा की अमाउंट के लिए लायबल नहीं होता। एस्ट्रो आप समझिए जो किसी क्या है कंडीशन, किसी कंडीशन के अगेंस्ट इशू किया है या फॉर स्पेशल पर्पस किया है, ठीक है, तो पेबल तभी होगा वो कंडीशन पूरी होगी या पर्पस पूरा होगा। ठीक है, अगला सिंपल है बेटा। नेक्स्ट क्या है, कहते हैं कि मीनिंग है कुछ कीवर्ड्स के, कुछ कीवर्ड्स के मीनिंग है। पहला क्या है, ड्रॉर। ड्रॉर क्या है कि जो बिल ड्रॉ करता है, मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ड्रॉई क्या है, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है। और चेक में याद रखना कि चेक के केस में ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक। ठीक है, चेक में क्या आता है, ठीक है, ड्रॉई कौन होता है, हमेशा बैंक ही होता है, ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक। ठीक है, यानी मान लीजिए मैंने चेक इशू किया है, मेरा खाता कहाँ बेटा, जगदीप का यस बैंक में, मेरा जो अकाउंट है वो कहाँ है, यस बैंक में है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, जगदीप। मैंने जो चेक ड्रॉ किया है, ठीक है, वो किस पे किया है, जगदीप पे। तो दिया किसको है, आपका नाम मान लो अरुण है, ठीक है, अरुण नाम है आपका। तो मैं कौन हूँ यहाँ पे, ड्रॉर हूँ। ठीक है, ड्रॉर कौन हो गया यहाँ पे, जगदीप। ठीक है, ड्रॉई कौन हो गया, मेरा बैंक जो हमेशा, ठीक है, तो यस बैंक जो हमेशा क्या होता है, एक बैंक होगा यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉई जिसके ऊपर ड्रॉ किया, ड्रॉन अपॉन ए पर्सन। ठीक है, और
थर्ड क्या है यहाँ, पेई। पेई कौन है, जिसको इशू किया गया, अरुण यानी कि, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो ड्रॉई होता है इन द केस ऑफ ए चेक ऑलवेज बैंक होगा, ठीक है। चलिए, ड्रॉई द पर्सन ऑन होम द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड देयर बाय डायरेक्टेड टू पे। तो कहा जाता है कि पेमेंट कर दे भाई। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने चेक ड्रॉ की, मैंने एक बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया आपके ऊपर, आप क्या हो, ड्रॉई। बट अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपके बिहाफ पे आपकी जो वाइफ है वो पे करेगी, ठीक है, या आपका हस्बैंड या कोई भाई या बहन वो पे करेगा, ठीक है। तो वो जो भी पे करेगा उस केस में, पर्टिकुलर केस में, इज कॉल्ड ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, मीनिंग द पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द बिल और एनी इंडोर्समेंट इन ऑफ इन एडिशन टू द नेम ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉई की अतिरिक्त ये नाम दिया गया है, ठीक है। वो तभी दुखी किया जाएगा जब जो ड्रॉई है वो डिफ़ॉल्ट मारता है, ठीक है। तो ए ड्रॉई है, ठीक है, और बी जो है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। तो ए अगर पेमेंट की डिफ़ॉल्ट कर जाता है ऑन ड्यू डेट, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है, तो जो बी है, ठीक है, वो लायबल हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। वेर ए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड इज नेम्ड इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज और एंडोर्समेंट देयरऑन, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट डिसऑनर्ड अनलेस इट हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सच ड्रॉई एज वेल, ठीक है। तो मतलब हमने ड्रॉ किसके ऊपर किया था, ए के ऊपर। ए कौन था, ड्रॉई। अब बी कौन था, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो ए ने तो डिफॉल्ट मार दिया, नहीं पैसे दिए, तो हम किसके पास पहुंच गए, बी। हमने कहा था, तूने कहा था कि ये डिफॉल्ट नहीं करेगा तो मैं दे दूंगा इसके बिहाफ पे। तू कौन है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब मैं पहुंच गया ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास, तो वो भी डिफॉल्ट कर गया, तो अब तो इसको क्या माना जाएगा, डिसऑनर माना जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट को तब तक डिसऑनर नहीं माना जाता जब तक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी हाथ खड़े नहीं कर जाता। जहाँ पे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हाथ खड़े कर गया, जहाँ पे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हाथ खड़े कर गया, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या मान लिया जाएगा बेटा, कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं कि ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मे एक्सेप्ट एंड पे द बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट प्रीवियस प्रोटेस्ट, ठीक है। तो मान लो जी, अब जो ए था उसने डिफॉल्ट किया, तो मैंने अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया उसके इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, यहाँ भी ये डिसऑनर हो गया है, पैसे दे नहीं रहे, ठीक है। तो अभी जो ड्रॉ इन केस ऑफ नीड है उसके पास टाइम है, पे कर दे। अगर वो भी डिफॉल्ट कर जाएगा तो फिर तो मुझे प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्टर जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्चुअली लायबल है पे करने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं ड्रॉ इज साइंस द साइंस इज असेंट सेंट के एक्सेप्टेंस अपॉन बिल एंड डिलीवर्स द सेम टू होल्डर सम अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, ही बिकम द एक्सेप्टर, ठीक है। तो ड्रॉई है वो साइन करता है बिल को और पे दे देता है जिसने ड्रॉ किया था, ठीक है, जो पे ही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर पर्सन एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज़ बीन नोटेड और टेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी अपना प्रोटेस्ट फॉर ऑनर द ड्रॉई और ड्रॉर और ऑफ एनी वन ऑफ डोसर। Acceptor for honor must specify as to whose honor he is accepting the bill of exchange, otherwise it shall be deemed to be made for the honor of the drawer। कहते हैं कि एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है, जैसे था ना ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कहते हैं कि देखो एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है, बिल जब मान लीजिए अपना डिसऑनर हो गया, ठीक है, मान लो मेरे भाई ने क्या किया, कोई बिल डिसऑनर कर दिया। अब मैं कहता हूँ यार इससे क्या है कि इसके खिलाफ कल को बंदा पार्टी कोर्ट में चली जाएगी, ठीक है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ेंगे, दिक्कत होगी, बदनामी होगी। तो मैंने उस बिल को ऑनर कर दिया, तो मैं कौन हो गया, एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। तो मैंने उस बिल को एक्सेप्ट करके ऑनर कर दिया कि मैंने पेमेंट दे दी, तो आई एम एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेई, जिसको पैसे मिलने हैं भाई, ठीक है। तो पेई जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो मैंने जो चेक दिया वो किसको दिया, अरुण को, ठीक है। जगदीप ने चेक किसको दिया, अरुण को। तो जगदीप था ड्रॉर, ड्रॉई कौन है, यस बैंक, पेई कौन है, अरुण। तो पैसे मिलने हैं वो कौन होता है, पेई, ठीक है। पे इज द पर्सन टू होम द अमाउंट इज पेबल। तो जिसको अमाउंट पेबल है बेटा, जिसको अमाउंट पेबल है उसे हम क्या बोलते हैं, पेई। विच मे बी ड्रॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। तो मैंने अगर चेक ड्रॉ, मैंने आपने मान लो बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, आपने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट करके आपको दे दिया, तो आप ही ड्रॉर हैं, आप ही क्या है, पेई है यहाँ पे, ठीक है। या मान लो मैंने चेक ड्रॉ किया अपने नाम पे ही, ठीक है, सेल्फ का चेक, चेक जो था वो कौन सा, सेल्फ का चेक था, तो मैंने ड्रॉ किया, मैं ड्रॉर हो गया, ठीक है। तो सेल्फ का चेक है, मैंने पैसे निकलवा लिए, तो मैं कौन हो गया, पेई। और चेक में मैंने बोला है कि ड्रॉई तो हमेशा ही क्या होता है, बैंक होता है। तो यहाँ पे क्या है, जगदीप ड्रॉर भी है और पैसे भी खुद ले रहा है, तो पेई भी है। और ड्रॉई जो होता है दैट इज ऑलवेज ए बैंक। ड्रॉई क्या हमेशा बैंक ही होता है चेक के केस में, ठीक है। होल्डर, होल्डर हम बात कर चुके, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, और कंसिडरेशन जो होता है हमेशा, ठीक है।
या जो बिफोर मेच्योरिटी क्या है कि पैसे मांगता है ऑनर, ठीक है, और जिसको पता नहीं है कि इसका पिछला जो टाइटल है वो डिफेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, वो मान के चलता है कि पिछला टाइटल भी क्या है, पिछला टाइटल क्या है, बिल्कुल गुड है, ठीक है, जेन्युइन है, मीनिंग एनी पर्सन entitled टू इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ and to receive or recover the amount due thereon from parties thereto. Where the instrument is lost or destroyed, this holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. ठीक है, तो कहता है कि जिसके पास लॉफुली पोजेशन में आया है, जिसकी जिसकी पोजेशन में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या आपका प्रोमिसरी नोट है, चेक है, ठीक है, लॉफुल पोजेशन में आया है उसकी, ठीक है, लॉफुल वे में पोजेशन में आया, जो एंटाइटल्ड भी है टू द अमाउंट जो मेंशन है इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट मेंशन है उसके लिए वो एंटाइटल्ड भी है बेटा, इज एंटाइटल्ड टू दैट, ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे होल्डर, ठीक है, फ़र्क क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स में, होल्डर जो है, ठीक है, उसके पास हो सकता है कि फॉर कंसिडरेशन आया है या विदाउट कंसिडरेशन आया है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास हमेशा ही जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो कैसे आता है, फॉर कंसिडरेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान है, ये समझ आ गया, ड्रॉर कौन हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर रहा है, और ड्रॉर और पे दोनों सेम भी हो सकते हैं, मैंने चेक की एग्जांपल दी, मैंने सेल्फ का चेक काटा, ठीक है, तो बैंकर तो चलो चेक के केस में हमेशा क्या है, ड्रॉ ही होता है, ठीक है, तो ड्रॉर एंड पे मे बी द सेम पर्सन, ठीक है, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, पे जिसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड होता है कि जो ड्रॉई अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है तो उसको पैसे मांगे जाएंगे, तो फिर वो पे करेगा, ठीक है। ऑनर फॉर एक्सेप्टेंस वाला क्या था, ठीक है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या था कि जिस बंदे ने बिल को एक्सेप्ट किया वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है भाई, ठीक है, तो एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या है कि उस बिल को क्या है कि एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पे कर देता है, यानी कि इज्जत बचाने के लिए कह सकते हैं उसने वो उसको पे कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टर जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, होल्डर इन डू कोर्स हम कर ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान है बेटा, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू बिकम ए पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन लोग क्या है पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, ठीक है, कहते हैं पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम ए पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ पार्टी who makes draws, endorses or negotiate a negotiable instrument is incompetent to do so, the agreement is void as against him. बहुत अच्छे पॉइंट कह रहे हैं, बेसिक सी बातें कह रहे हैं, कहते हैं कि जो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको पता ही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर कर नहीं सकता, बट आपको याद होगा फॉर हिज ऑन बेनिफिट्स वो कर सकता है, केस लॉ था मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास वाला, ठीक है, माइनर जो है अपने बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, और वो पर्सनली लायबल नहीं होता, ये आपको याद होगा, ठीक है। अब जो पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, एलियन एनिमी है, विदेशी शत्रु है, वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो ऐसा, और फिर कहते हैं कि अगर वो कर भी लेगा, जो बंदा क्या है कि इनकेपेबल है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो एंटर कर भी जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में तो ये वॉइड हो जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा, बट द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड अगेंस्ट द अदर पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सीधी सी बात है, वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि देखो अगर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड है अगेंस्ट दैट पर्सन, तो वो तो लायबल नहीं है, बट जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उन पार्टीज के अगेंस्ट वो बिल जो है वो लायबल है, वो मतलब कि जो एग्रीमेंट हो रहा है हमारा उसके लिए भी लायबल है। जैसे मान लीजिए अब कहते हैं कि ए जो है वो कौन है, माइनर है, माइनर ने बिल ड्रॉ किया, बी को दिया, बी कौन है, मेजर है, ठीक है, सी जो है, मान लीजिए ए था, सॉरी ए कौन है, मेजर है, बी कौन है, माइनर है, इसने आगे एंडोर्स किया सी को, सी कौन है, मेजर है, मेजर ने जो सी था उसने किया डी को, ये भी क्या है, मेजर है, चलो अब डिसऑनर हो गया चेक। अब एक्चुअल में डी की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर डी की बात की जाए तो पिछली सभी पार्टीज इसके लिए लायबल रहती हैं। अब डी जो है सी के अगेंस्ट केस कर सकता है, सी ए के अगेंस्ट कर सकता है, बी के अगेंस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या है, बी जो है बीइंग ए माइनर, बी क्या है, बीइंग ए माइनर क्या है, इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ही इज नॉट लायबल,
अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट में वो लायबल नहीं है। ठीक है, बट ऑल अदर पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर लायबल इन दिस केस। ठीक है, वो सिंपल हो गया। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो कहता है मैनर और कंडीशंस अंडर विच द सर्टन कैटेगरीज ऑफ ए पर्सन लाइक माइनर कॉर्पोरेट बॉडीज वगैरह वगैरह। ठीक है, आर अंडर माइनर। माइनर की मैंने बात करी थी। माइनर जो है वो मतलब जो 18 साल से नीचे वाला है उसको बोलते हैं माइनर। ठीक है, अब माइनर जो है इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो माइनर को यहाँ पे जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा नहीं कि वो एग्रीमेंट में घुसेगा नहीं। ठीक है, बट वो लायबल नहीं हो सकता। ठीक है, ए माइनर पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो ये है। therefore he cannot bind himself by becoming a party to the negotiable instrument, उसको तो बाइंड कर ही नहीं सकते हम। बट mere presence of a minor as one of the parties in a negotiable instrument does not make it invalid। तो सीधी सी बात हो रही है कि माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो मतलब माइनर जो है वो इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकता। चेक हो गया, परमिसिव नोट बिल इशू नहीं कर सकता, उसके नाम पे तो इशू किया जा सकता है। ठीक है, ए माइनर कैन ड्रॉ इंडोर्स डिलीवर एंड नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो जहाँ पे उसकी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तो मान लो उसने चेक इशू कर दिया, तो अब चेक डिसऑनर हो गया, तो आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, लायबल नहीं ठहरा सकते। एग्जाम्पल भी दे रखी है इसकी। ए बी सी ए माइनर एग्जीक्यूटेड, ए बी प्लस सी, सी जो है माइनर है, एग्जीक्यूटेड ए प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी। ठीक है, अब जो सी है वो तो इम्यून है, उसको तो आप कुछ कह नहीं सकते। His immunity from liability did not absolve A, B other joint promises from liability। ए बी तथा सी, सी इसमें से माइनर है, तीनों ने मिलकर इशू किया डी को प्रोमिसरी नोट। अब जो प्रोमिसरी नोट था वो डिसऑनर हो गया। अब जो डी है वो ए तथा बी जो मेजर है उनको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, और सी जो माइनर है उसको वो लायबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, माइनर जो है क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो पर्सनली लायबल होता ही नहीं है। ठीक है, ए माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल ऑन ए बिल नॉट गिवन बाय हिम फॉर नेसेसरीज अप्लाइड टू हिम, इट इज ओनली हिज एस्टेट विच इज लायबल फॉर सच ए बिल और नॉट। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये आपको याद भी होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहते हैं माइनस जो होता है वो पर्सनली लायबल नहीं होता किसी चीज़ के लिए। हाँ, अगर उसको नेसेसरीज ट्रांसफ़र की गई हैं, नेसेसरीज क्या होती हैं, जो उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, डे टू डे जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेसेसरीज। ठीक है, अगर माइनर को नेसेसरीज ट्रांसफ़र की गई हैं, ठीक है, नेसेसरीज दी गई हैं, उसके लिए वो लायबल रहता है, बट उसके लिए भी वो पर्सनली लायबल नहीं है, केवल जो उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो एस्टेट है वो लायबल होती है। ठीक है, कॉरपोरेशन कंपनीज वगैरह आपको पता ही है, ये तो रूटीन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट इशू करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, टैक्स इशू करती हैं, तो लायबल है ही हैं। ठीक, कर सकती हैं। कॉरपोरेशन कैन बी ए पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर इनके आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो ये पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। एजेंट, एजेंट देखो क्या है, एजेंट तो किसके बिहाफ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अपने जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज कर रखा है तो वो तो एंटर कर सकता है। An agent can bind his principal by acting on his behalf only in the manner in which he is duly authorized to become a party to the negotiable instrument। तो बिल्कुल जो एजेंट है वो बाइंड कर सकता है अपने प्रिंसिपल को। एजेंट कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल, ठीक है, बट ओनली एज पर एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल। ठीक है, एजेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट क्लियर दैट ही इज एक्टिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी विच मस्ट बी एविडेंस्ड बाय द मैनर ही साइन सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, एजेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा, वो तो जस्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी काम कर रहा है, तो उसको ऑथराइज किया गया है इस चीज़ के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क कर रहा है। द फॉर्म ऑफ सिग्नेचर मस्ट शो दैट ही डज नॉट इंटेंड टू इनकर पर्सनल लिबिलिटी। वो बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन करेगी वो किसी प्रकार की पर्सनल लिबिलिटी इनकर नहीं कर रहा, ही इज जस्ट एक्टिंग इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। अदरवाइज अगर वो ये शो नहीं करेगा, एविडेंस नहीं करेगा, ठीक है, सही तरीके से कि हाँ भी वो काम कर रहा है एज एन एजेंट, तो अदरवाइज उसको लाइबल मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल है, अगर एक मैनेजर है एबीसी लिमिटेड का, वो बिलो एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है और साइन करता है एज ए मैनेजर, तो फिर वो पर्सनल कैपेसिटी में लाइबल है। ठीक है, साइंड एज ए मैनेजर। अब ये नहीं बता रहा किसके बिहाफ पे कर रहा है, और जहाँ पे ये साफ साफ बोलता है कि साइंड एज फॉर एबीसी लिमिटेड, तो यहाँ पे साफ साफ शो कर रहा है कि भाई मैं तो जस्ट एक एजेंट हूँ और प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है। ठीक है, तो जहाँ पे वो शो करता है कि मैं तो एज एन एजेंट काम कर रहा हूँ, मैं तो इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो लायबल नहीं है, जो जस्ट प्रिंसिपल लायबल है। बट जहाँ पे वो ऐसे शो करता है कि हाँ भी साइंड एज ए मैनेजर,
अब ये नहीं बता रहे किसका मैनेजर भाई, तो यहाँ पे काइंड ऑफ पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल, जब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो कौन लायबल है, उसके जो जो घर के लोग हैं, ठीक है, जो उसको लीगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लायबल है। बट अगर जहाँ पे मेंशन किया गया है कि लिबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी तो अनलिमिटेड रहेगी, नहीं तो लिबिलिटी कितनी रहती है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी लिबिलिटी केवल वहीं तक रहती है जितना उनको स्टेट से मिला है, जितना आगे उनको प्रॉपर्टी से उस बंदे से मिला है। ठीक है। एज पर सेक्शन 30 है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज, डिसीज मतलब जो मर गया, ठीक है, हु साइंस हिज नेम, जैसे ए ने क्या है एक बिल इशू किया और बी की डेथ हो गई, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मान लीजिए बी प्लस सी हैं तो वो लायबल हो जाएंगे। ठीक है। हु साइंस इज नेम टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनकेस पर्सनल लिबिलिटी अनलेस, ठीक है, बी सी कहते हैं कि पर्सनली लायबल हो जाएंगे अनलेस, ठीक है, अगर बाय क्लियर वर्ड्स ही लिमिट्स हिज लिबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स ऑफ द डिसीज हीड बाय हिम एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसने साफ साफ बोला कि जो मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं केवल उतना ही लायबल होंगे जितनी मेरी एसेट्स उनको मिल रही हैं, या फिर खाली लिबिलिटी मेरी है उनकी कोई लिबिलिटी नहीं है तो फिर वो नहीं होंगे भाई, सीधी बात है। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हमने की हैं। लायबल वही रहेगा जो क्या है कैपेबल है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को आप क्या है कि पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, बट वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। कॉर्पोरेशन बिल्कुल नॉर्मल बेसिस पे करती है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, रिसीव करती है, उसका कोई दिक्कत नहीं, वो लायबल रहेगी। और एजेंट जो है वो लायबल नहीं होता पर्सनली, क्योंकि वो तो इन्हें लीगल कैपेसिटी काम कर रहे हैं, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, उसको ये रिप्रेजेंट करना भी होता है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा हमने बात की लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे मान लीजिए एक की डेथ हो जाती है जो डिसीज्ड है उसके बिहाफ पे क्या है, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लीगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके घर के लोग, वो लायबल रहते हैं। ठीक है। अनलेस कि जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि उनकी लिबिलिटी केवल कहाँ तक होगी, उनको जितनी उनको स्टेट रिसीव हो रही है। ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन की बात करेंगे। कुछ 3 बातें हैं केवल छोटी छोटी, ठीक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, और चेक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से करना है, पूरे मार्क्स आपने लेने हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलता है नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू बेटा।